अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, अब्दुल्ला और मैं अभी कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे दोनों, बिकॉज कुछ हमारे कैलकुलेटर जाम हो गए हैं। हमारे इतने जब जीरोस किसी फिगर के बाद लग जाए ना, तो कैलकुलेटर भी कहता है भाई क्या ये क्यों बात हो रही है। तो हुआ ये कि आपको पता ही है कि इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना जिस क्लब के लिए खेलते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड, उससे भी खैर बात कर लिया, खुदाफिज हो गया। तो फिर सऊदी क्लब है अल नसर, उन्होंने इसको ऑफर डाली और अब ऐसा लग रहा है कि रोनाल्डो ने उस ऑफर को एक्सेप्ट या तो कर लिया या करने वाले हैं। लेकिन अच्छा, मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं इस सिलसिले में और जो फिगर्स है ना उन पे भी इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। मतलब समथिंग लाइक आपके पास कुछ और थी, मेरे पास कुछ और थी। आपके पास तो कुछ 700 मिलियन नहीं, आपके पास था $208 मिलियन। हाँ, लेकिन फिर दूसरी एक और वेबसाइट पे मैंने देखा तो ESPN रिपोर्ट कर रहा था 300+ मिलियन पाउंड। सो आप डॉलर्स में उसको कन्वर्ट कर लें। सो ये जो अल नसर है ये ऑलमोस्ट 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें ऑफर कर रहा है और ईयरली के हिसाब से $109 मिलियन या फिर 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा ईयरली इन्हें दिए जाएंगे। ब्रेकअप भी दिया होता, व्हाटएवर जिस भी आप फिगर पे जाएं, लेकिन वीकली होना पड़ेगा। 5.3 मिलियन अ वीक। तो सऊदी में मूव होने में सेटल होना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 2-3 सालों के लिए आपको पता है ये लोग तो कहीं भी चले जाते हैं। ये लें जी, तो लगता है ना इनकी इस वक्त, ऑल्दो हमें नहीं पता कि हम ये कब की आपको फुटेज दिखा रहे हैं, लेकिन ही डज लुक लाइक ही इज दोहा में लैंड करते वक्त की फुटेज है। अच्छा हाँ, ये वो वाली है जब ये वर्ल्ड कप के लिए आई थी पुर्तगाल की टीम। Considering some $1 billion deal, so naturally he has become the highest paid sports person in the world. वो तो मेरा ख्याल है पहले भी थे, तो अब भी होंगे। तो ये मेरा ख्याल है हफ्ते के हिसाब से भी देखा जाए ना तो इनको कोई $5.3 मिलियन पर वीक में होंगे। हम अपने फिगर्स पे कंसंट्रेट करते हैं कि लाइट डीजल ऑयल और मट्टी के तेल की कीमत में कितनी कमी हुई है। उदास ना करें, हमने वो कमी हुई है एक्चुअली, वहाँ से भी कोई इतनी बड़ी खबरें नहीं आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम चूंकि खेल की बात कर रहे हैं तो खेल से ही जुड़ी एक और खबर है। और आज है 1 दिसंबर और आज से इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। रावलपिंडी में बड़े अरसे बाद जनाब मैदान सजेगा आफ्टर 17 ईयर्स। मतलब ये बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज आफ्टर 17 ईयर्स ये जो मैच है ये होने जा रहा है। अब ये होने जा रहा है भी थोड़ी सी कश्मकश में बात है, बिकॉज आपको पता है ना आधी से ज़्यादा टीम जो है इंग्लिश टीम वो आते ही बीमार हो गए हैं। वैसे वो क्या नहीं होने जा रहा है अब, वैसे कश्मकश का खात्मा हो चुका है। अब मेडिकल बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस मिल गई है। सो वायरल इन्फेक्शन, अब हुमा और मैं इस बात पे बहस कर रहे थे कि पेट खराब था या मुझे तो यकीन है कि इनका पेट खराब हुआ होगा, और क्या हो सकता है, ज्यादातर जब गोरे से जो आता है ज्यादातर उनका पेट खराब होता है। अच्छा, इसका एक ना टोटका है मेरी बात सुने, मैं सोच रहा था अगर ये टोटका इंग्लिश टीम के साथ करते तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता। लिटरली मेरी बहनें या उनके बच्चे कभी बाहर मुल्कों से आ रहे होते हैं तो मेरी अम्मी ना प्याज का एक टुकड़ा लेके एयरपोर्ट पहुंचती हैं। झूठ, प्याज का एक टुकड़ा मतलब कटा हुआ प्याज? हाँ, कटा हुआ प्याज। और जैसे ही अभी एयरपोर्ट से उतर के गाड़ी में, बेटा ये प्याज खा लो बेटा, इससे ना ये कोई सेट टोटका है उनका, मतलब कच्चा प्याज थोड़ा सा खा लो और उसके बाद पेट नहीं खराब होगा। So at times I guess it has worked as well, but आप सोचें कि बेन स्टोक्स आ रहा हो और हम लोग एक ट्रे में कच्चा प्याज लेके खड़े हुए हो, इस तरह करके उनकी वेलकम पार्टी में छोटे छोटे प्याज कटे हुए सारे खाएं। हम इतना कर्टियस जरूर हो जाएंगे कि कच्चा प्याज खिलाने के बाद एक माउथ वॉश फ्रेशनर जो है वो तो अपने साथ लाए होंगे, लेकिन ये तो अपना शेफ भी लाए थे, तो विच ऑल्सो मीन्स के पेट नहीं खराब था, कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह होगी। आपको पता है ये मौसम बदल रहा है हमारे यहाँ। कल से मेरा ना गला कुछ इच कर रहा है, आपको पता है। मैं बड़ी मुश्किलों से ठीक हुई हूँ, आपको पता है, इसलिए प्लीज उधर। अच्छा, हो पता क्या रहा है, कराची में ना बड़ा अजीब सा मौसम है। वही वाला मौसम है कि एक टांग कंबल से बाहर है, एक टांग कंबल के अंदर है। वो भी 15 मिनट बाद अब अंदर कर लेते हैं, फिर 2 मिनट बाद एहसास होता है कि कंबल से बाहर निकाल ली जाए। लेकिन मैं रनिंग करके आ रहा था और जिम कर रहा था, तो ऑब्वियसली नॉर्मली आपको कोई जैकेट अपर पहनने की जरूरत महसूस नहीं होती, बट आप जैसे ही पसीना आता है और इंडोर अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो और बाहर निकलें तो वो एकदम आपको ठंड लगती है। हाँ, लेकिन you've seen me in the gym. I've started wearing that jacket. हाँ, सो मैं वो अभी डसा नहीं हूँ ना, तो मैंने आज से वो निकलवाई हैं चीजें। मुझे तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। ओके, कमिंग बैक टू द मैच टुडे, तो वो कश्मकश खत्म हो गई और आज जो मैच है वो 10 बजे गालिबन शुरू होगा और टेस्ट सीरीज का पहला मैच होगा। ये जो आज गालिबन नहीं है भाई, यकीनन है, हो गया मसला हल। नहीं, 10 बजे वाली टाइम। हाँ वो है, 10 बजे ही होगा। मुझे पता था हो गया, was just confirming the time with you। अच्छा छोड़ दो भाई, मैं खुद बता देती हूँ। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों की
दस्तयाबी से मुतालिक आगाह भी कर दिया कि कौन कौन होगा अवेलेबल। और इंग्लैंड के मेडिकल पैनल ने, जिस तरह अब्दुल्ला अभी पहले भी बता रहे थे, खिलाड़ियों को क्लियरेंस दे दी है और इससे प्याज नहीं बस क्लियरेंस दे दिया। और इससे पहले आपको पता ही है कि दीगर बेन स्टोक्स के साथ 7 और खिलाड़ी जो थे उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया था। ये भी पता चल गया कि कोई पेट वगैरह ख़राब नहीं था, इसलिए नो नीड फॉर प्याज। और अच्छा जी, रावलपिंडी टेस्ट में एवरीबडी इज एक्साइटेड, particularly पिंडी वाल्स आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि बड़े अरसे बाद जरा रौनक लग रही है पिंडी स्टेडियम में। तो मतलब उन्हें आदत ही नहीं थी, उन्होंने वलीमे वाली कुर्सियां लगाई हुई हैं पिंडी स्टेडियम। अच्छा, बाय द वे दोनों टीमें पहुंच गई हैं, मैदान में मौजूद हैं। हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट बताते चले जा रहे हैं और आज शो के दौरान हम आपको अपडेट्स बिल्कुल देते रहेंगे। अच्छा, 4 लड़के जो हमारी तरफ से टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं और टेस्ट डेब्यू किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जनाब। सऊद शकील हैं, हारिस रऊफ हैं अपने सुपरस्टार, मोहम्मद अली हैं और जाहिद महमूद। सो ये 4 लड़के हमारी तरफ से टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। इनको टेस्ट कैप भी दे दी गई है, आपको पता ना, वो भी एक होता है पूरा जब पहले आप डेब्यू कर रहे होते हैं। चलिए हम आपको थोड़े से विजुअल्स इसके दिखा देते हैं। वी हैव देम, हम दिखाएंगे जैसे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर टेस्ट कैप दी जाती है। सो अभी हम फैज़ान लाखानी की तरफ जाते हैं और फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान, थोड़ा सा आपसे हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहेंगे। पिंडी का शहर, पिंडी शहर है, बड़े अरसे बाद यहाँ मैदान सजेगा और सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। और शुरू में जब ये अनाउंस हुआ था टेस्ट मैच पिंडी में, तब भी ज़रा स्केप्टिकली था मामला कि होगा नहीं होगा बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन अब फाइनली द बिग डे हैज़ अराइव्ड। देखिए, पिंडी में भी अब क्रिकेट होती रही है। अहम सिग्निफिकेंस इस सीरीज की है कि ये 17 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच खेल रही है। 2005 में आखिरी मरतबा इंग्लिश टीम यहाँ पर सीरीज खेलने आई थी, टेस्ट मैचेस खेलने आई थी। और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने 2005 में टेस्ट सीरीज खेली तो वो इस बार स्क्वाड का ऐसा। ऑल्दो ल्यूस एंडरसन 2005 के स्क्वाड में थे, बट उन्होंने टेस्ट नहीं खेला था। रावलपिंडी में वनडे मैच खेला था, जो आखिरी वनडे हुआ था उसमें 4 विकेटें भी हासिल की थी जेम्स एंडरसन ने। वो इंग्लैंड के लिए ऑफकोर्स क्रूशियल भी हो सकते हैं, बड़े तजुर्बा का प्लेयर भी है। बड़ी इफ्तार वक्त थी आज के मैच के हवाले से, बड़ी कल शाम तक अनसर्टेनिटी थी कि ये मैच हो पाएगा, अपने वक्त पे स्टार्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो टूरिंग स्क्वाड है उसमें प्लेइंग जो मेंबर्स है उसके 7 प्लेइंग मेंबर्स को वायरल वक्त का मसला था, जिसकी वजह से डाउटफुल स्टार्टर था कि आज शेड्यूल के मुताबिक मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट अब ये है कि इंग्लैंड ने आगाह कर दिया है कि वो अपने 11 प्लेयर फील्ड करने की पोजीशन में है और मैच वक्त के मुताबिक होगा। ऑल्दो इंग्लैंड ने जो 2 रोज कबल अपने 11 ऐलान किए थे उसमें तब्दीली का इम्कान है। मोस्ट लाइकली जैक लीच की सेहत के हवाले से अब भी हतमी कुछ बात सामने नहीं आ रही, तो उनकी जगह शायद नौजवान प्लेयर को डेब्यू करने का मौका मिल जाए। बट ओवरऑल अच्छी खबर यह है कि मैच शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगा। अच्छी खबर यह है कि मैच स्केड्यूल के मुताबिक शुरू होगा। फैजान, हमारी तरफ से जो लड़के डेब्यू कर रहे हैं उन पे भी आपकी राय लेंगे। और सिकंदर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लें। सिकंदर, एक तो बहुत बहुत मुबारक हम सारों को हो, बिकॉज आफ्टर 17 ईयर्स दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग अहेड। लेकिन ये जो नए हमारे 4 लड़के जो डेब्यू कर रहे हैं, सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस एडिशन? सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त टोटका बताया कि मेरे बेटे आएंगे तो मैं भी प्याज लेके जाऊंगा, इसलिए कि वो बेचारों का वेट हमेशा होता है। थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। अच्छा, अब आप लेट्स टॉक अबाउट द न्यू प्लेयर। मोहम्मद अली जो है, ही इज 30 इयर्स ओल्ड और उनकी जो है फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ये है कि उनके सिर्फ 85 विकेट्स हैं। और हारिस जो है उसका भी डेब्यू है। हारिस जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलर है, मगर जहां तक 4 दिन की क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। 8 मैच खेले हुए हैं जिसमें सिर्फ 31 उनकी विकेटें हैं। और जो जाहिद है राइट हैंड स्पिनर जिनका ताल्लुक दादू से, आई एम श्योर दादू के लोग आज बहुत खुश होंगे। छोटा सा शहर है सिंध का और वहां से कोई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर बन जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। दादू से पहले जो है एक लड़का पीर जुल्फिकार थे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, जो पाकिस्तान अंडर 19 से खेलते, और वो जो है उनकी तकरीबन 150 और 170 के करीब विकेटें हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, काफी एक्सपीरियंस है। सऊद शकील तो बहुत रन्स करते हुए आ रहे हैं। तो ये 4 नए लड़के जो है, मुझे लगता है सऊद शकील जो है और आगा सलमान जो पिछली दफा खेले थे उनकी जगह शायद वो खेलेंगे। और बाकी 2 सालों की पोजीशन सबको पता चल गई है कि कौन फास्ट बॉलर है, कौन स्पिनर्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि हम नए बच्चों को ट्राई कर रहे हैं और इट्स अ गुड साइन एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट।
इट इज़ इंडीड अ गुड साइन। अच्छा फैजान, ये भी बताइएगा क्या रेहान अहमद डेब्यू करेंगे इंग्लैंड की तरफ से, और दूसरा ये कि पिंडी स्टेडियम में क्या एहतमाम या क्या इंतज़ाम आपको नज़र आ रहा है? कल एक तस्वीर देखी थी मैंने, अब पता नहीं वो सही है कि गलत है, वो शादी वाली कुर्सियाँ नहीं होती वो लगाई हुई थी स्पेक्टेटर्स वाली जगह पे। सो क्या यही हालत है एक्चुअली? बिल्कुल ऐसा ही है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे सीटिंग का अरेंजमेंट नहीं है, ग्राउंड पे सीट्स नहीं है, और कुछ रीजन है कि इंपोर्ट बैन है, जिसकी वजह से सीट जो मंगवाना चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो नहीं मंगवा पाया। तो ये एक आर्जी तौर पर अरेंजमेंट है, और ये मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। शौकीन को बैठ के क्रिकेट देखने का मौका मिल रहा है, ये ज्यादा अहम बात है। और हाँ बिल्कुल, रेहान के डेब्यू के हवाले से यहाँ पर बातचीत हो रही है। कुछ ही देर में टॉस होने वाला है, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा इनफैक्ट इंग्लैंड की फाइनल 11 क्या है। क्योंकि जो पिछले 2 रोज कबल इंग्लैंड ने फाइनल 11 अनाउंस की थी, उसमें अच्छा ये जाहिर किया जा रहा है कि 1-2 प्लेयर्स की तब्दीली यकीनी तौर पर होगी। 1-2 प्लेयर्स की तब्दीली हो सकती है। अच्छा जी, कोई मशवरा अगर आप सिकंदर वक्त देना चाहें? आज 4 लड़कों के लिए आपने नए ख्वाहिशात का इजहार तो कर दिया, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगेंस्ट इंग्लैंड? देखो, जो ये रेहान अली जिसका आप रेहान अहमद जिसका आप जी रेहान हो रहा है इंग्लैंड का, उसने सिर्फ उसने 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और उसमें उसकी 9 विकेटें हैं, तो वो भी बिल्कुल फ्रेश है, मगर वो बड़ा इंप्रेसिव है। जितने भी कोचेस हैं वो कहते हैं कि ये बड़े ही इज अ वेरी इंप्रेसिव बॉलर, यंग मैन। तो उनको भी हम विश कर देते हैं, इसलिए कि हर नया बच्चा जो है उसकी सबसे बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश होती है अगर वो ये कि अपने मुल्क के लिए खेले। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी की, मुझे नहीं पता कि पिच कैसी है, मगर जो पिछला मैच यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था उसमें बहुत हैवी रन्स हुए थे। पाकिस्तान ने 476 में 4 रन्स किए थे, बहुत ज्यादा, मतलब वो 2-2.5 दिन खेल गए थे उसमें, 170 के करीब ओवर्स वो खेल गए थे। उनके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 454 किए थे। तो ये एक बहुत हैवी स्कोरिंग मैच हुआ था, जिस पर उनकी रिपोर्ट भी गई थी कि ये पिंडी का ग्राउंड जो है ये मतलब एक स्पोर्टिंग नहीं है, उसकी पिच को बेहतर होना चाहिए। तो देखते हैं कि आज कौन सी जो है वो किस किस्म की पिच पे खेलते हैं। मुझे ये नहीं पता कि क्या कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं। क्या फैजान को पता है कि हम 2 स्पिनर से जा रहे हैं, एक ऑलराउंडर से, 3 फास्ट बॉलर से? ये फैजान को ज्यादा बेहतर पता होगा। फैजान, अगर आपको पता है तो ये भी हमें बता दें कि क्या कॉम्बिनेशन आज होगी। देखिए, पाकिस्तान तो अपनी फाइनल 11 बता चुका है, और जी बताएं फैजान, कंटिन्यू करें। फैजान आवाज आ रही है आपको? जाहिद के साथ अच्छा, अब विल ट्राई टू गेट इन टच विद फैजान अगेन। सिकंदर, 2 चीज़ें और, एक तो मौसम, विल इट अफेक्ट द प्लेयर्स एज वेल, बिकॉज मौसम भी पिंडी का जो है वो अब काफ़ी बदल रहा है। दूसरा, क्या एंट्री आज फ्री है इस मैच में आने की? बिकॉज अभी तो स्टार्ट हो रही है बात और लोग हमें देख भी रहे हैं, तो हम जरा इनकरेज करें फॉर पीपल। और हम इसीलिए पूछें कि फैजान, पता नहीं, आई वंडर कि फैजान माइट टेल अस बेटर कि एंट्री फैजान तो वहाँ है, उनको पता होगा, लेकिन फैजान से अभी जरा राब्ता हमारा टूट गया है। सो हम यही इंकरेज करेंगे पीसीबी को कि जरा एंट्री वेंट्री करें, जरा थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री करें एटलीस्ट। सिकंदर, आपके पास कोई है इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप हमारे जियो के ऊपर जो न्यूज़ चल रही थी कि 3 स्टैंड्स के जो टिकटें टोटली बिक चुकी हैं, मगर मेरी एक दफा मैंने रिक्वेस्ट की थी, एक सजेशन दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो पेरेंट्स टिकट खरीदते हैं ना, तो उनको चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके 3-4 बच्चों को वैसे ही अलाउ करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम में आए। अगर बच्चे आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा फ्यूचर है, वो क्रिकेट मैच देखेंगे, उनके लिए एक नई चीज होगी और इट विल बी फैंटास्टिक, कि क्राउड भी ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी चीज, मौसम की बात, अगर खुनकी है, मौसम में ठंडक है, तो इंग्लैंड की टीम को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उनको आदत होती है ठंड की। साथ सिकंदर, हमारे यहाँ तो फॉग भी होती है ना, तो अब आपको पता है कि फॉग का भी एक हमारे लड़कों को तो, हाँ, हमारे लड़कों को इस चीज की आदत है, मगर ये कि इंग्लैंड वालों के लिए कोई मैं नहीं समझता कि इतना कोई खास फर्क पड़ना चाहिए। बॉल की मूवमेंट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है मॉइस्चर की वजह से, और दैट्स ऑल। और उसमें जो भी टॉस जीतेगा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पिच बिल्कुल नहीं देखी, बगैर पिच देखे ये कह देना कि टॉस करके बैटिंग करें, फील्डिंग करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछली दफा पाकिस्तान ने बैटिंग की थी तो उन्होंने 450 रन के 475 रन किए थे। तो इस किस्म का स्कोर अगर होना है तो फिर टॉस जीत के बैटिंग करें। चलें, लेट्स सी। अब तो पिच रिपोर्ट आती है मंजर आम पर, तो फिर हम जरा ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे इसके ऊपर। हमारा सिकंदर, वो फैजान से राब्ता हो गया? आप हमारे साथ हैं तो टिकटों का बता दें। बिल्कुल, टिकटों का बता दें कि क्या फ्री है या फिर टिकट कितने का है, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू इनकरेज एवरीबडी इन पिंडी कि वो जाके ये मैच जरूर देखें।
देखिए टिकट तो प्राइस बिल्कुल है और मैक्सिमम जो है वो 500 का टिकट यहाँ पे रखा गया और फ्रेंडली बॉयज ने हमेशा माजी में भी यहाँ 5 डे क्रिकेट को सपोर्ट किया है। आज इस बार भी अच्छी तमाशाइयों की उम्मीद है। इससे पहले जो सिकंदर भाई बात कर रहे थे टीम कॉम्बिनेशन की, तो पाकिस्तान टीम में अगर हम स्पिन के अटैक की बात करें, जाहिद महमूद है, फिर फास्ट बॉलिंग में आपके पास नसीम शाह है, हारिस है और फिर मोहम्मद अली इनके साथ, फिर सलमान अली आगा का एक ऑप्शन है। तो पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है। अपनी बैटिंग की लाइन को थोड़ा सा लंबा किया पाकिस्तान ने इस मैच के लिए। अच्छा, बैटिंग लाइन को थोड़ा सा लंबा किया इस मैच के लिए। ऐसी भी कोई खबरें हैं कि कुछ स्टैंड सोल्ड आउट हैं, एज इन पहले ऑलरेडी लोगों ने टिकटें खरीदनी है, या फिर ऑन स्पॉट भी लोग खरीद सकते हैं? बिकॉज दोज हु वाचिंग अस राइट नाउ, इफ दे वांट टू मेक अ प्लान, तो हम जरा उनको कह दें कि हाँ जी आप जाएं, गेट शेट पे मिल जाएंगी, या फिर सिर्फ ऑनलाइन ही लेके पहुंच सकेंगे आप? देखिए टिकट बुक्स भी यहाँ पर बनाए गए, बट जो वीकेंड के डे से वो तमाम बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन उसकी जो टिकटें थी वो फरोख्त हो चुकी है। ऑनलाइन में एक सर्टेन नंबर ऑफ कोटा टिकट का होता है, तो जो वीकेंड के मैचेस की जो ऑनलाइन टिकट थी वो फरोख्त हो चुकी हैं। चलें, वंडरफुल। अच्छा फैजान, आप वहाँ मौजूद हैं, हम स्पेक्यूलेट अभी कर रहे थे कि वहाँ मौसम कैसा है, तो आप हमें जरा आंखों देखा हाल बताएं, मौसम कैसा है? क्या स्मॉग फॉग जो कि हो जाती होती है पंजाब में इस महीने में, कुछ ऐसे भी असरात हैं? देखिए शाम में ड्यू यहाँ जल्दी पड़ जाती है और मौसम बड़ा ही, ये कह लें कि दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है और शाम में ठंड होती है, जो हम जैसे कराची वालों के लिए बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की यहाँ ठंड हो जाती है। तो बड़ा ही तंग करने वाला मौसम बिल्कुल यहाँ पर है कि दोपहर में गर्मी और धूप निकली भी होती है और शाम के बाद ज्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह का यहाँ पर टिपिकल इस्लामाबाद पिंडी का मौसम इस वक्त यहाँ पर है। चलें, लेट्स सी किस तरह एडजस्ट करते हैं बॉयज। आई गेस सिकंदर कह रहे थे कि ठंड से इंग्लैंड की टीम को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारी यहाँ की कंडीशंस जरा और होती हैं। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू फैजान फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक टू टीम ग्रीन। इंशाल्लाह 17 साल बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का इनेकाद होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पिंडी में रहने वाले तमाम शायकीन क्रिकेट इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। यस, एंड वी हैव हाई होप्स इंशाल्लाह दैट वी विल डू। वो कह रहे थे ना फैजान, पिंडी बॉयज ने हमेशा सपोर्ट किया, मुझे लगा सिक्योरिटी इंतजामात के कोई बात होने लगी, क्योंकि वो पिंडी बॉयज है, वो टर्मिनोलॉजी बहुत जगह यूज होती है। बट एनीवे, रावलपिंडी से खबर ये है कि इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला आया है सामने। अब से कुछ देर पहले बेन स्टोक्स और बाबर आजम ग्राउंड पे मौजूद थे और टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट मैच की एक अपनी ग्रेस होती है, एक एक्चुअली वापस से ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जेंटलमैन्स गेम है। बिल्कुल। कैन आई पॉइंट आउट कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं सारे इन दिस ड्रेसिंग अप। मुझे तो इनका ड्रेस ही इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ द जैकेट एंड एवरीथिंग, द जैकेट, द कैप, एवरीथिंग इज वेरी प्रॉपर फॉर बोथ साइड्स एक्चुअली। तो एक चीज हम ये नोटिस कर रहे थे। दूसरा, आपने नोटिस किया कि इन सारों ने रेड रिबन्स पहने हुए हैं। सो आज है वर्ल्ड एड्स डे और HIV एड्स डे, और उस सिलसिले में आगाही के लिए ये तमाम कमेंटेटर्स एंड हमारे खिलाड़ियों ने भी ये रेड रिबन पहना हुआ है। अच्छा जी, मैच के लिए एक्साइटेड हैं बेन स्टोक्स ने कहा है गुफ्तगू करते हुए, और इंग्लैंड की जानिब से वेल जैक्स और लियाम लॉन्गस्टोन टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं और पिच अच्छी नजर आ रही है। लेट्स सी, बट इंग्लैंड हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट। हमने आपको वादा किया था कि वो जो डेब्यू कैप्स मिली हैं वो भी बड़ी अच्छी एक सेरेमनी सी होती है, तो वो हमने आपको दिखाना है। तो 4 है ना हमारे नए बॉयज, सऊद शकील हैं, हारिस रऊफ है, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद है, और ये ले। सो आपको पता है जब हम वादा ये किसी भी क्रिकेटर का ख्वाब होता होता है, आपको पता है, ये किसी भी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि उसे टेस्ट कैप से नवाजा जाए, किसी भी कौमी टीम की टेस्ट कैप उसे मिले। अगर वो, जैसे हर कोई क्रिकेट में जब आता है तो इसी उम्मीद के साथ आता है वो एक दिन अपने मुल्क के लिए खेलेगा और फिर उस मुल्क के लिए खेलते हुए उसे टेस्ट कैप मिल जाए, तो क्या ही बात है। वंडरफुल बिग डे फॉर देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर। ये मतलब बड़े अच्छे माहौल में मेरा ख्याल है शुरुआत हो रही है इस टेस्ट सीरीज की। और एक और चीज़ अब्दुल्ला, आप पूछ रहे थे ना कुर्सियों का कि वो कौन सी शादी वाली कुर्सियां हैं ऑल दैट, तो हमारे पास वो भी एक शॉट आ गया आपको दिखाने के लिए कि अरेंजमेंट किसके। वो लो जी, कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, कुछ हैं लेफ्ट साइड पे प्लास्टिक की चेयर्स भी हैं, बट ये बताया गया है कि चूंकि इंपोर्ट पे बैन था इसलिए PCB कुड नॉट अरेंज द चेयर्स इन टाइम, सो उसके लिए कोई बात नहीं, इंतजाम तो किया गया है। मैटर टू अस, भाई क्रिकेट होनी चाहिए और हमें इंशाल्लाह जीतना भी चाहिए। और पता है क्या, सब कुछ ठीक है। जब ग्राउंड्स और जब हमारे ये स्टेडियम्स वीरान होते हैं ना, तो फिर मेंटेनेंस के भी इश्यूज होते हैं, फिर उस पर तवज्जो भी उस तरह नहीं दी जाती। तो अब हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारी यहाँ वर्ल्ड क्लास टीमें आ रही हैं
और खेल रही हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा नहीं रही, नॉर्मलाइज हो गई हैं। अब चूंकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं तो हमारे ग्राउंड्स को भी अपस्केल किया जाएगा आई एम श्योर, और भी मजीद, और उस पर भी और तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि एक चीज़ यूटिलाइज होती रहे ना तो उस पर इन्वेस्टमेंट समझ में भी आती है। घरों में भी जो चीज़ें यूज में नहीं होती वो पड़े खराबी होती है ना, तो ऑब्वियसली हमारे ग्राउंड्स और बाकी चीज़ें भी तो इसी तरह ही हैं। अब इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी अ चेंज। और जिस तरह प्लेयर्स का खुद का कहना है, बाबर आजम का खुद का कहना है कि पिच भी बड़ी अच्छी लग रही है, अब बेन स्टोक्स कह रहे हैं दे आर वेरी एक्साइटेड, सो बाकी चीज़ें फिर ज़रा यू नो चश्मे देखें आप, चश्मे आप बताएं कहाँ लगाए हैं बाबर ने चश्मे? हाँ। पीछे, क्योंकि वो दो ऐसे वो लाइनें आ रही हैं, बड़ा स्टाइल होता है। हाँ। तो आई एम श्योर पिंडी में जो लोग देखने जा रहे होंगे मैच वो तो एक्साइटेड होंगे, लेकिन जिस शहर में मैचेस हो रहे होते हैं वी नो बिकॉज कराची में काफ़ी होते हैं, तो उस शहर का मूड ही एक अलहदा हुआ होता है। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। आई एम श्योर वीकेंड का तो प्लान पैक्ड है, वीकेंड के लिए तमाम टिकट सोल्ड आउट हैं, लेकिन फिर भी टिकट बूथ्स लगाए गए हैं। कुछ ऑनलाइन जो आपने खरीद लिए, बट आप मायूस ना हो अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं। वीकेंड के लिए भी अगर आप जानना चाहते हैं तो टिकट बूथ्स भी स्टेडियम के बाहर लगाए गए हैं। खैर कल रात को ऐलान किया गया वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तरफ से, हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। आज से मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है, और मट्टी के तेल की नई कीमत हो गई है 181 रुपये 83 पैसे, और लाइट डीजल की कीमत 7.5 रुपये कमी के बाद 179 रुपये फी लीटर हो गई है। मैं 89 और 79 में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन तो ये है 179 बेसिकली 79-80, हाँ 80 से पहले 179 कीमत का इतलाक 15 दिसंबर तक रहेगा। सो 15 दिसंबर के बाद क्या सूरत हाल आती है ये हम आपको 15 दिसंबर को इंशाल्लाह ऑल्दो वी वर होपिंग कि कुछ पेट्रोल वगैरह में भी कमी हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कोयटा के नवाही इलाके बलेली में कल दहशतगर्दों ने इंतहाई अफसोसनाक कार्रवाई की। हमने आपको कल भी बताया था, दहशतगर्दों ने इंसदादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए कुछ लाख जाने वाले पुलिस एहलकारों के ट्रक को निशाना बनाया, और पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद इसमें शहीद हुए, ज़िंदगी की बाजी हार गए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। धमाके की जिम्मेदारी कलादम तहरीक तालिबान ने कबूल की है। DIG क्वेटा गुलाम जफ़र मेसर के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। ये हमला नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभालने के 24 घंटे के अंदर हुआ है, और ये हमला इस लिहाज से भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि 3 दिन पहले ही कलादम TTP ने जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला ज़िया-उल लांगू साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि जो भी कल हुआ है उसके मुतालिक अब तक क्या पता चल सका है, क्या डिटेल्स आपके पास हैं, कौन थे ये दहशतगर्द, बताइए। गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर चल रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही थी, और हिंदुस्तान जैसे कुछ दुश्मन ममालिक वहाँ जो है इन दहशतगर्दों को पैसे देकर पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जिससे 75,000 पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश करके अपने मुल्क को पुरअमन बनाया, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा किरदार है, जिनकी वजह से जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर यहाँ जो है दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। गुज़िश्ता दिनों आपने खुद देखा था, एक थ्रेट भी उनकी तरफ से TTP की तरफ से जारी हुआ था कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और हम इस किस्म की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में जारी रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी थ्रेट की जो आई हुई थी उसी से मिलती हैं इसकी कड़ियाँ, और ये TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। तफ्तीश शुरू हो गई है, जिसके मुख्तलिफ जो शवाहिद हैं वो हमारी तमाम एजेंसियाँ ले गई हैं, उनका फ्रांसिक DNA टेस्ट वग़ैरह होगा, और CCTV फुटेज के ज़रिए हम इन दहशतगर्दों के ठिकाने, इनके जो हैं सहूलतकार और जो इनके पीछे है, इन सब को पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा ज़िया साहब कि पाकिस्तान के लिए पोलियो का खात्मा भी बड़ा ही मुश्किल तरीन अब मिशन होता जा रहा है। एक बार फिर मुल्क दुश्मनों ने इसी मिशन को टारगेट किया है। अब जवाब तो यही होगा कि पोलियो मुहिम जारी रहेगी, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। कुछ और भी है आपके जहन में इस सिलसिले में, क्या हिफाजती इक़दाम किए जा सकते हैं पर्टिकुलरली पोलियो वर्कर्स के लिए और इन सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी? ऑब्वियसली
इस मुल्क में कभी मज़हब का नाम इस्तेमाल करके दहशतगर्दी किया जाता है, कभी कौम परस्ती का। इसीलिए इस तरह की चीज़ों में भी कोई उनको बहाना ज़रूरत होता है। तो पोलियो के ख़िलाफ़ भी बिल्कुल दहशतगर्द सरगर्म अमल है। पिछली दफ़ा जो चंद डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था वहाँ उन्होंने अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी की थी, लेकिन उसके बाद हमने 2-3 मीटिंगें स्पेसिफिकली पोलियो के हवाले से हमने जो है बुलाया था, और उसमें हमने उनकी जो सिक्योरिटी है उनके लिए बहुत सख्त इक़दाम उठाए थे। अब उनकी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऐसे है कि दहशतगर्द जो है अभी अपनी कार्रवाइयों से रुक गए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का ज़ियाउल्लाह लांगू साहब। और ये अब ऐसा मुहिम है पोलियो का कि ये तो चाहे जो भी हो जाए ये ख़त्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ इसको तो टारगेट जानबूझ के बनाया हुआ है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में पोलियो जो है वो और स्प्रेड हो। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, अब टीटीपी की जानिब से सीज़ फायर ख़त्म करने का कहा गया था, और फिर कल ऑब्वियसली हमने देख भी लिया कि कोयटा में धमाका भी हुआ। और आपके ख्याल में मुज़ाकरात में बात कहाँ पर ख़राब हुई कि मामला यहाँ तक पहुँच गया? देखिए, जो एक तो बात ये कि टीटीपी के साथ जंगबंदी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, और वो जो पहले जंगबंदी का ऐलान किया गया था तो वो बहुत पहले उसके ख़ात्मे का ऐलान हुआ था। अब उन्होंने ये कहा है अभी मखसूस एरियाज़ में वो कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इसका दायरा अपने जिधर जिधर उनके लोग मौजूद है तो उनको ये इजाज़त दी है कि जिधर उनको अपना टारगेट नज़र आए तो वो उसको टारगेट बना सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ये जो मुज़ाकरात उनके साथ किए गए वो गलत तरीके से किए गए, गलत वक्त पे किए गए, और फिर जो कमिटमेंट्स थी वो भी पूरी नहीं की गई। और उसके बाद फिर इस वक्त हुकूमत की टीटीपी से मुतालिक कोई पॉलिसी भी नहीं है, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप की तब्दीली का इंतज़ार किया जा रहा था। तो मेरे ख़्याल में उसके नतीजे में अब उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए उनको ये अंदाज़ा है कि अब नई लीडरशिप नई पॉलिसी तरतीब देगी, तो टीटीपी इस दौरान अपनी क़ुव्वत का पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से मुज़ाहरा करना चाहती है ताकि उसकी बारगेनिंग पावर मजबूत हो। तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ेगी या इस्तीफ़े देगी, इस पर भी आजकल काफ़ी बहस हो रही है। फैसला होकर नहीं दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा मसला नहीं है, PTI की असल मुश्किल पंजाब असम्बली बनी हुई है, जहाँ काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही PTI की सियासी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान है। परवेज़ इलाही तो कह रहे हैं कि इमरान खान का इशारा मिलते ही असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि PTI के कई लोग चौधरी साहब पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। उधर बिलावल भुट्टो ने भी कल साफ कह दिया कि PTI असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दावा किया है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो हमसे राब्ते में, उनका ये कहना है, और वो नहीं चाहते कि असेंबलियां तोड़ी जाएं। सियासी सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है। कोई मैं ऐसी बात कह दूं कि जो मेरे दोस्त जो हैं जो लगे हुए हैं इस काम के ऊपर, उनके लिए मैं मुश्किलात खड़ी कर दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरा ख्याल है मैं क्या कहना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ को भी शायद अंदाज़ा है कि पंजाब ही वो सूबा है जहाँ सियासी इंतज़ामी और आइनी बहरान के ज़रिए हुकूमत को नए इलेक्शन पर मजबूर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ना भी शायद फजूल मश्क हो। अब दूसरी तरफ पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए भी ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। पंजाब असम्बली बचाने के साथ साथ हुकूमत पर बनाना इनका टारगेट है, और गवर्नर राज लगाना भी आसान नहीं है आज के दौर में। असम्बली सेशन के दौरान गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है या नहीं, ये भी एक कानूनी उलझन है। नून लीग के लिए तहरीक अदम एतमाद लाना भी पहाड़ सर करने के मुतरादिफ है।
ज़्यादा परेशानी बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए है, और ऐसा ना हो कि दो सूबों से हुकूमतें भी जाएं और हाथ भी कुछ ना आए। इस पे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम अपना तज्जिया करते रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक अ सेंस अ फील कि बाकी मेंबर्स ऑफ पीटीआई क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद सैफ हमारे साथ है। मोहम्मद सैफ साहब, तहरीक इंसाफ का मकसद जल्द अज जल्द आम इंतखाबात कराना है, और ये किसी हद तक वाजे ही है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ख़त्म करने से बात नहीं बनेगी, पंजाब असेंबली भी टूटनी चाहिए। तो क्या पार्टी भी ऐसा ही समझती है? जी बिल्कुल, इसीलिए तो इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को पिंडी के जलसे में ऐलान किया था कि हम ये दोनों असेंबलियां छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं दो सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और यहीं पे ही हमारी अक्सरियत भी है। तो यही प्लान है कि छोड़ा जाएगा दोनों असेंबलियों को, और उसका तरीकाकार क्या होगा वो नेचुरली या तो डिसोल्यूशन होगा, असेंबलियों को तहलील किया जाएगा, और या जो है वो फिर इस्तीफों का फैसला होगा। तो यकीनन, लेकिन मकसद तो यही है कि हुकूमत को पर जो है प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि वो इंतखाबात का ऐलान करे। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर हतमी तौर पर मामला यहाँ तक पहुँचा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दी जाए और फिर मरहला होगा निगरान हुकूमत का जो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को तय करना है, तो क्या पार्टी की सूबाई क़यादत ने अपने नाम और तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी हैं? देखिए, वो तो अभी आने वाला मरहला है। जिस वक्त असेंबली तोड़ी जाएगी तो कुछ अरसे तक तो मौजूदा वज़ीर आला ही बतौर वज़ीर आला अपने फ़राइज़ पर अंजाम दे सकते हैं। कानूनी तरीका भी यही है, और उसके बाद मुशावरत का सिलसिला शुरू होता है कि किसको जो अबूरी हुकूमत है उसमें किस किस को शामिल किया जाए। तो जो अबूरी हुकूमत के अहदेदार हैं उनके हवाले से यकीनन मुशावरत होगी। तो जब वो मरहला आएगा उस वक्त उसको देखेंगे। मेरे ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ के लिए नाम काबिल कबूल होंगे तो हम उन पर करेंगे। हमें हर वो बंदा चाहिए जो न्यूट्रल हो और जो अपनी जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है उसको इखलास से पूरा करने वाला हो, तो उस पर हमें एतराज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर साहब, वैसे तो ऑब्वियसली असेंबलियाँ तोड़ने या इस्तीफे देने से जो प्रेशर आएगा, जनरल इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन फिर ये इलेक्शन उसी इलेक्शन कमीशन के मातहत होंगे जिस पर पार्टी जो है वो एतराज़ करती रही है। तो उम्मीद रखते हैं कि फ्री एंड फेयर पोलिंग मिल सकेगी आपको? तहरीक इंसाफ को मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का जो अमूमी रवैया है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और हमें इनकी गैर जानिबदारी पर भी बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है। तो हमारा मुतालबा तो यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए और इलेक्शन कमीशन जो है वो आईन की रूह के मुताबिक, कानून की रूह के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। लेकिन जैसे कि आपने देखा है कि गुज़श्ता दिनों जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो यही इलेक्शन कमीशन था और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर भी तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और आवाम की सपोर्ट भी हासिल की और बड़े पैमाने पर हासिल की। तो वो तो देखा जाएगा, ये तो प्रोसीजरल इश्यूज हैं और हमारा मुतालबा वही बरकरार रहेगा। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं और असेंबलियों की तहलील के बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी और बिल्कुल भरपूर तरीके से लेगी। अच्छा जी, अगर होते हैं तो फिर इसी के तहत इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। वैसे अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हैं और शुरू से ही काफ़ी, मतलब शुरू से तो नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इन्हीं लोगों ने लगाए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने लगाए थे। अब वो जो मर्ज़ी कहते रहें कि इसके कहने पर लगाए थे या उसके कहने पर लगाए तो आप नहीं थे। लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बड़ा आसान तरीका नहीं था कि ये पार्लियामान में वापस जाते, इलेक्शन इस्लाहात, मरदमशुमारी के मामलात, इलेक्शन किस तरह और कब कराने हैं, इन तमाम बातों पे बात कर लेते। नहीं बात करनी ना, इसीलिए तो यहाँ तक पहुँच गए, वरना ये ऑप्शंस तो हमेशा से थे। एनीवे, मुस्लिम लीग नून का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये भी हम जानना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर साहब हमारे साथ हैं। तारर साहब, पंजाब में आपको हुकूमत गिरानी है लेकिन असेंबली बचानी है, तो ये आसान मिशन बिल्कुल नहीं लग रहा। आपके पास ज़्यादा रास्ते भी नहीं हैं, तो फिर तमाम उम्मीदें अदालतों से ही हैं। ऐसा ही है कुछ, या फिर कोई और भी आपके पास ऑप्शंस है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है कि इमरान नियाज़ी साहब इस्लामाबाद मार्च करना था मगर पिंडी रुके, 6th रोड पे जलसा किया, 50 फीट वाइड रोड है, और वहाँ पे हमारी हुकूमत गिराने गए थे, अपनी गिरा के वापस आ गए हैं। पंजाब में उनके मेंबर्स में बड़ा इस्तराब पाया जाता है, लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं।
आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 4 दिनों से परवेज़ इलाही साहब उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुलाकात हो नहीं पा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि रास्ते हमारे पास बहुत हैं और देखिए हम अभी भी अपोजिशन में हैं, सो वी हैव नथिंग टू लूज़। अब उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि उनके लिए हर हाल में जो भी ऑप्शन मौजूद हैं उसमें उनके लिए घाटा है, उनके लिए फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एतमाद के वोट का इख्तियार गवर्नर का उसको हम एक्सरसाइज करें, या अदम एतमाद का हम मोशन लेके आएँ, या कोई और आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करें, या अदालतों का कोई दरवाज़ा खटखटाएँ जिस तरह हम गए थे जो हमारे MPs मुअत्तल हैं उनकी बहाली के लिए। तो ये बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। उनके पास ऑप्शन एक ही है, वो असेंबली को तोड़ने की ऑप्शन है, जिसके साथ उनके MPs मुत्तफिक नहीं हैं, उनके वज़ीर आला मुत्तफिक नहीं हैं। तो उनके लिए एक क्राइसिस की सूरत हाल है और ये उनकी भूल है कि वो ये समझते हैं कि वो 2 सूबाई असम्बलियों को तहरील करके तो वो मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल करके देख लें। तो आम इंतखाबात नेशनल असम्बली के जब होने हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पे होने हैं। अच्छा अता साहब, बार बार आप कहते रहे हैं कि हर हरबा आजमाया जाएगा। जब हर हरबे की बात आती है ना तो बहुत सारी तनकीद भी हमें याद आ जाती है जो PTI पहले आप लोगों पे करती रही है कि भाई मंडियां लगाई गई, ख़रीदो फरोख्त हुई। जब हर हरबा आप कहते हैं तो फिर हमारे जहन में भी आता है तो क्या हरबे हो सकते हैं? क्या वफ़ादारियाँ तब्दील कराने की कोशिश की जाएगी वादों के ज़रिए या मुबैना तौर पर पैसों के ज़रिए? कुछ भी ये हो सकता है, मतलब एतमाद का वोट लेने पे क्या हम ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद ही ना हों? क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, जो गैर हाज़िरी है एतमाद के वोट के मौके पे या अदम एतमाद पे किसी और जमात के साथ खड़े होने की ऑप्शन जो मौजूद है, वो उस पर कभी भी ये नोटों के ट्रंक या ये पैसों के ज़रिए ये फ़ैसले नहीं होते। इस वक्त हर MPA को ये कंसर्न है कि अगर असम्बलियों को तहलील किया गया तो हम DC टो के घर जाएंगे। जो हमारे हलके में फलाही काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, हम हलके के अवाम के काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ ठप हो जाएगा। नोटों के ट्रंक जिन्होंने खोले वो स्पेन में बैठे हैं, जिनका नाम मोनस इलाही है, जो वफादारियाँ ख़रीदने में माहिर हैं। और ऑडियो लीक ये बताती है कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने MLAs ख़रीद लिए हैं। हमारा ना ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, ना हमने कभी ये काम किया है। अब भी अगर होगा तो ये असूलों पे बात होगी और जो अवाम का मैंडेट है, अवाम ने इस असम्बली को 5 साल का मैंडेट दिया है, वो मैंडेट को प्रोटेक्ट करने की बात होगी। उस 5 साल को जो आइनी मुद्दत है उसको पूरा करने की बात होगी। उस पे लोगों के साथ राब्ते हो रहे हैं। पैसे का लेन देन बिल्कुल किसी सूरत ना हमें आता है, ना हम करना जानते हैं, ना हम करना चाहते हैं। चलें, आपने अपनी प्लानिंग बता दी। तारड़ साहब, अब ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अपोजिशन में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, ये तो ऑब्वियसली सारे जानते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी कुछ किरदार अदा कर रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में डेरे डालने वाले हैं। वो अपनी पार्टी को सीट देना प्रेफर करेंगे या आपकी मदद को आएंगे? कुछ उनका प्लान आप सेंस कर सकें? देखिए, उनके पार्लिमानी लीडर जरदारी साहब की हिदायत पे ही हमारे पास आए थे और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद वफाक में भी है, पंजाब में भी है और उनके साथ हमारा एक बड़ा आइडियल रिलेशनशिप है। और वो हमेशा हर मामले में जब सियासी हिकमत अमली बनती है उसको मुरतब करने में भी और उस पे जब अमल दरामद की बारी आती है उस मौके पर भी वो बड़ा फ़ाल किरदार अदा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक मुलाकात हो जाए लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी जरदारी साहब से, तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है और उसके बाद जो है सियासी एक्टिविटी में मज़ीद तेज़ी नज़र आएगी। जब जरदारी साहब और हम मिलेंगे तो ये जो आइनी मुद्दत है 5 साल की, इसको पूरा करने में मदद मिलेगी। मज़ीद ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आएंगे और ये लोग जो गैर आइनी तरीके से सिर्फ अपनी सियासी ज़िद की वजह से और अना की वजह से जो असम्बलियों को वक्त से पहले तहलील करना चाहते हैं, उनको इंशाल्लाह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। चलें जी, क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे ये भी क्या दिन है, मतलब अब हमें आदी हो जाना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी इत्तेहादी मतलब हैं और आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है और वो आप कहते हैं ना कि ये हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए। वो लिटरली हम ही को यूज्ड टू होना पड़ेगा, क्योंकि ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ भी कोई इत्तेहाद होगा। हम अभी भी थोड़ा सा नहीं सोच सकते, लेकिन आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा ही होगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हाउ वुड दिस इत्तेहाद रिफ्लेक्ट ऑन योर वोटर्स इन पंजाब? आई वंडर जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है या मुस्लिम लीगी वोटर है,
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद को कैसे परसीव करेगा, इस पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, वफाक की हद तक आपका इत्तेहाद है वो चल रहा है, लेकिन पंजाब की सतह पे आपका इत्तेहाद आपके लिए क्या सूदमंद साबित होगा या आपको नुकसान देगा, इस पे भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। साबिर साहब, अब नए आर्मी चीफ के सामने फौरी चैलेंज यही बन गया है, जो हम दहशतगर्दी की लहर की बात कर रहे थे। अगर ऑपरेशन करना है तो ये फैसला हुकूमत का ही होगा, लेकिन करना तो ऑल्दो फौज को ही है, तो अगर कुछ नहीं करना तो फिर फौजी भी निशाना बनते हैं और बनते आए हैं। बड़ा मुश्किल हो सकता है ये चैलेंज। ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मसला है, और पहले तो अफ़गानिस्तान में चलो तालिबान की हुकूमत नहीं थी ना, तो उस वक्त अगर अपने तय और इन लोगों की मौजूदगी पाकिस्तान में थी, तो अगर यहाँ पे उनके साथ अलग मामला किया जा रहा था तो उसकी कोई तवजीह थी भी। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, उनके साथ दुनिया में वाहिद मुल्क शायद जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान की हुकूमत कर रहा है। और कल भी ना हमारी जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा है हिना रब्बानी कर साहबा, वो और अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल एनवाय सादिक ख़ान साहब वो अफ़गानिस्तान गए थे। मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान के ज़रिए ही हमें इस मसले को हल करना चाहिए, और अगर उसके बाद भी हल नहीं होता और पॉलिटिकल हल के लिए तमाम हर तरह के अतमाम हुज्जत कर लिए जाते हैं तो उसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन पे सोचना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू साफ़ी साहब। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो कल ऑप्टिक्स थी ना हिना रब्बानी घर का वहाँ होना काबुल में और मीटिंग, मतलब आपको पता ही है कि वहाँ की जो हुकूमत है वो लड़कियों को पढ़ाई तक की इजाज़त नहीं है, मतलब लेट अलोन इसके आगे हम क्या बात करें, आपको पता ही है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ आप पढ़ने से रोक देना किसी को। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग विच ऑल्सो टेल्स यू आपका व्यू पॉइंट फॉर फ्यूचर क्या है। आप चाहते ही नहीं है कि आपकी आधी कौम जो है वो पढ़ी लिखी हो, ख़ासतौर पे ख़वातीन जो हैं वो बस सब्जुगेटेड रहें और ऑर्डर्स लेती रहें। एंड हिना रब्बानी का वहाँ जाना एक जिसको कहते हैं ना डिसरप्ट कर देना एक स्टेटस को, वो वाली बात। और वहाँ की आवाम या वहाँ की ख़वातीन पर्टिकुलरली सरापा एहतजाज भी हैं इस सिलसिले में, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों जब ये हुआ लगता था बाज़ रहनुमाओं के कि उन्होंने बताएं कि दुनिया भर में आज एड्स का दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमने पहले भी बताया था बिकॉज सारी टीम्स ने, हमारी जो टीम है और इंग्लिश टीम ने रेड रिबन्स पहने हुए हैं इसी वजह से। और आपको बता दें कि जो थीम है इस साल उसका इक्वलाइज इज़ द थीम, और यानी एड्स से मुतासरा अफराद को इलाज मालजे की यकसा सहूलतें मिलनी चाहिए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, बाय द वे बड़े डॉन्टिंग फैक्ट्स हैं, पाकिस्तान में HIV एड्स से मुतासरा अफराद की तादाद जो है वो 1,65,000 है। ये रिपोर्टेड है, तो आप सोची लें। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ताज़ा आदात व शुमार बहुत ही तशवीशनाक हैं, जिसमें इस साल जून तक HIV एड्स के 53,718 केसेस रजिस्टर हुए हैं और सिर्फ 2022 में मुल्क में 9,773 केसेस जो हैं वो नए केसेस सामने आए हैं। इस बारे में हम ज़रा मज़ीद जानेंगे। रोज़नामा द न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वकार भट्टी, उन्होंने इस इशू पर काफ़ी काम किया है। वकार, एक मुल्कगीर वबा की सूरत ये मरज़ अख्तियार कर गया है, ऑल्दो अब काफ़ी बेहतरी भी आ गई है, गोली आप रोज़ाना लें तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, मरज़ बढ़ता भी नहीं है, लेकिन क्या मरीज़ों की तादाद एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं? इस वक्त जो है पाकिस्तान में अब तक 8 आउटब्रेक्स हो चुके हैं। लाड़काना में होने वाला 2 साल पहले, चंद साल पहले होने वाला जो आउटब्रेक था बच्चों में, वो पाकिस्तान में 8वां आउटब्रेक था। इस वक्त पाकिस्तान में एशिया पैसिफिक में फ़िलीपींस के बाद पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से HIV फैल रहा है। जहाँ तक टेस्ट की बात है, टेस्ट तो उस वक्त टेस्ट यकीनन ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट करवाने की वजह भी ये है कि क्योंकि ये की पॉपुलेशन से अब जनरल पॉपुलेशन में फैलना शुरू हो गया है। और इस वक्त जो है हमारी तमाम जो की पॉपुलेशंस हैं, ख़ास तौर पे जो मैन हैविंग सेक्स विद मैन हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं, इनमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ से इसका स्पिल ओवर होके जनरल पॉपुलेशन में जा रहा है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जिसमें ये बहुत ज़्यादा HIV के केसेस नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तानी है जो कि डिपोर्ट होके गल्फ़ से और दीगर ममालिक से पाकिस्तान में आ रहे हैं। और बदकिस्मती से इनका स्टेटस जो है वो नहीं बताया जाता जब उनको डिपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर भी अक्सर जो हमारे हुकाम हैं इमिग्रेशन के, FIA के, वो उनको जाने देते हैं बजाय इसके कि उनका टेस्ट करवाया जाए। और तो इस तरीके से जो है ये बहुत तेज़ी से अब फैल रहा है। और एक और बात यह है कि हमारे मुल्क में जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। हमारे जो तिब्बी इदारे हैं, हमारे जो अस्पताल हैं, वो HIV को फैलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल जो है वो बहुत ख़राब है। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने इन्फॉर्म किया है कि एक्चुअली किस तरह ये फिगर्स जो और हैं बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।